So, all right, lecture number 42. We're starting a new chapter, chapter number 6, accounting for bonus and right ratio. ये भी कैटेगरी कौन सी में है? बी कैटेगरी का चैप्टर है. ऑल राइट, तो पहले तो बोनस शेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं सर. एग्जाम्पल ली थी सर ने, एग्जाम्पल ली थी. आपके घर वाले जब भी आपसे लड़ाई करते हैं, जब भी आपको मीटिंग में बुलाया जाता है और आपको समझाया जाता है कि बेटा हम सारा कुछ इतना पैसा कमाते हैं तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन बाहर जाते हैं, कमाई करके आते हैं, थक जाते हैं, फिर भी तुम शैतानी करते हो. समझाया जाता है ना आपको ये. और एक दिन फिर आपने बोल दिया अगर सब कुछ हमारा ही है तो दे दो. ऐसे चांटे पड़े उस दिन, ऐसे चांटे पड़े कि बोलने लायक ना रही है भाई. ठीक है, फिर आप बोलते हो यार आप तो पापा सीरियसली रह गए, हम तो मजाक कर रहे थे. चलो, ये होता है ना. मान लो एक दिन पापा ने सोचा कि यार इतनी कमाई कर रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ, ये किसके लिए करी है? बच्चों के लिए करी है, तो बच्चों को कुछ लेके देना ही चाहिए यार. वो कभी कभी होता है ना कि फ्यूनरल पे जाके आते हैं, थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है, अलग थॉट आता है इंसान के. हॉस्पिटल में जाते हैं तब सोचता है इंसान कि यार क्या करूँगा इतने पैसे सेव करके, बच्चों का कुछ फ़ायदा कर देता हूँ. तो अब घर जाते हैं पापा तो सोचते हैं कि चलो बच्चों को बोलते हैं आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, आप सबके लिए पार्टी, जो मांगना है मांगो, सब पार्टी है, जो भी हमारा पैसा है ये आप में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो भी सेविंग करे आप में बांटेंगे. बच्चे खुश हो गए, हमें पैसे मिलेंगे. तो दो बच्चे थे पापा के. पापा ने फर्स्ट वाले को बोला बेटा देख, ये 10 लाख की एफडी करवा दी है तेरे नाम पे. और दूसरी जो बेटी थी उसको बोला कि ये गोल्ड की ज्वेलरी खरीदी है तेरे लिए. नहीं नहीं, ठीक है, ये तू रख ले. और बेटे को बोला 10 लाख की एफडी तेरे नाम पे हो चुकी है. और फिर बेटी बोलती है, बेटा बोलता है यार बेटे का तो चलो नुकसान हो गया, बेटी बोलती है मुझे तो ज्वेलरी मिल रही है, आपको तो भैया कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला. फिर पापा बोलते हैं देख बेटा चोरी चकारी हो तो हो रही है, तो ये ज्वेलरी तू ऐसे सारा दिन तो पहन के घूम मत, ऐसा करते हैं इसको लॉकर में रख देते हैं. तो पापा ने क्या करा, वो ज्वेलरी लॉकर में रख दी. तो एट द एंड ऑफ द डे बेटो बेटी को कुछ नहीं मिला, सारा पापा पैसा पापा के पास ही रह गया लॉकर में. और बस ये कहानी थी अपनी. सिमिलरली कंपनी क्या करती है, जब कंपनी जब प्रॉफिट, कंपनी को कोई इनकम होती है, ठीक है, उसमें से वो अपने एक्सपेंसेस को लेस करती है. ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को लेस करती है और फिर अपने पास आता है नेट ऑफ प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स होता है, ये अपना नेट, यार चल जा, नेट प्रॉफिट होता है. अभी नेट प्रॉफिट में से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड दिया जाएगा. उनका डिविडेंड फिक्स होता है ना कि आपको इतना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा, राइट. होता है ना फिक्स, इतना परसेंटेज फिक्स होती है. तो जो बाकी उनका डिविडेंड देने के बाद जो अमाउंट बचती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होती है. अब ये जो अमाउंट बचती है इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो. एक तो डिविडेंड में, पहले तो आप इसमें से कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस रख लेती है, ठीक है, तो और बाकी जो बचता है वो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है सर, इक्विटी वाले क्या है, बचा कुछ तिनके दाने दे रहे हो, भिखारी है वो? भिखारी की बात नहीं है यार. एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी में किसी को तो रिस्क बेयर करना पड़ेगा ना. अब सभी लोग फिक्स प्रॉफिट मांगने लग जाएंगे तो लॉस कौन बेयर करेगा, रिस्क कौन बेयर करेगा? जैसे एक बिजनेसमैन होता है अपने प्रोप्राइटरशिप में, बिजनेस का रिस्क वही बेयर करता है ना. अगर वो बोले मेरे को हर साल इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, रिस्क किसी को तो बेयर करना पड़ेगा. असली ओनर्स कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो नाम के ही ओनर है. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द वन हु हैज द वोटिंग राइट्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द वन हु बियर द एंटायर रिस्क ऑफ द कंपनी. कोई तो होगा ना जिसके ऊपर रिस्क बियर होगा, समझ रहे हो. और अगर कंपनी ने मोटा प्रॉफिट कमाया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर ही मार के जाएंगे बाजी. समझ रहे हो. ऑल राइट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो व्हाई डिड आई गिव यू दैट पार्टी वाला एग्जांपल. घर वालों ने आपके ही पैसे पहले तो आपको दिए, फिर अपने पास ही रख लिए, मतलब पैसे तो पापा के ही हो गए. वाई, पैसे घर वाले बोल रहे हैं कि हम आपको देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उन्हीं के पैसे हैं. ऑलराइट, वो एग्जांपल क्यों दिया, रिलेट करने की कोशिश करो. जब आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बनता है उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है और रिजर्व एंड सरप्लस बनते हैं. दो चीजें होती हैं, ठीक है. चैप्टर का नाम क्या है, बोनस इशू. पहले बोनस इशू की बात करेंगे. बोनस इशू में क्या करती है कंपनी, कंपनी ये जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, जैसे पापा ने बोला था ना बेटा पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, सारा पैसा आप में बटने वाला है, 10 लाख
की एफडी करवा दी। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला कि हम बोनस शेयर देने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लगा हमें तो भाई पार्टी हो गई, फ्री में शेयर मिलने वाले, फ्री में शेयर मिलने वाले। ठीक है। और कंपनी बोनस शेयर इशू कहाँ से करती है? कंपनी बोनस शेयर इशू करती है फ्री रिजर्व से, जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़ा था उसी से इशू करती है। शेयर होल्डर सोच रहे हैं पार्टी हो गई, फ्री शेयर मिलेंगे। पर मुझे ये बताओ, जो ये रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा है, ये क्या कोई चैरिटी है? ये कोई दान दे के जा रहा है? कहीं जैसे आप रास्ते में जा रहे थे, मंदिर के गल्ले से चुरा के लाए हैं पैसे? नहीं ना, ये पैसे किसके थे? आपने इनकम ली, इनकम से एक्सपेंसेस हटाए, नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया, उसके बाद जो भी पैसा बचा दैट इज, वो किसका पैसा है? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी हो, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो उसके बाद जो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का था उसको डिविडेंड में बांटो या रिजर्व एंड सरप्लस में डालो, है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही, राइट? तो जब कंपनी बोनस इशू करती है, कंपनी बोनस इशू क्या करती है? कंपनी कंपनी ये रिजर्व्स एंड सरप्लस से, अरे यार रुको, तो कंपनी ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, कंपनी इन रिजर्व एंड सरप्लस से पैसे निकाल के इनको रिजर्व एंड सरप्लस से अमाउंट को लेस करती है, जितने अमाउंट के शेयर्स इशू करती है, और इक्विटी और शेयर कैपिटल में ऐड कर देती है। अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो आपकी जेब में पैसा आता है। ठीक है। आपको जब जब कंपनी यहाँ से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटती है और रिजर्व एंड सरप्लस में डालती है, तो ये सारा तो शेयर होल्डर्स को भी मिल सकता था एज अ डिविडेंड, बट नहीं मिलता है बिकॉज कंपनी इसको रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करती है कि हमें कभी फ्यूचर में जरूरत होगी किसी फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की, तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है सर। पर कंपनी ने क्या किया? कंपनी चालाक है, कंपनी ने पापा वाली स्कीम खेली। कंपनी ने बोला पार्टी है सर, फ्री शेयर होल्ड मिलने वाले हैं आपको फ्री में। लोग खुश हो गए। बाद में कंपनी ने फ्री शेयर उनको अलॉट कर दिए। किसके पैसे से? रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे से। रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा किसका? शेयर होल्डर्स का। अच्छा, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे से ही यूज करके शेयर होल्डर्स को फ्री रिजर्व दिए, फ्री में शेयर दिए। उनके पास शेयर्स की अमाउंट बढ़ गई, बट जो पैसा था, जो मनी था, वो किसके पास बचा है? पापा के पास। पापा कौन है? कंपनी। तो पैसे कंपनी के पास ही हैं, बस फ्री में शेयर अलॉट हो गए उनको। मतलब एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इट मींस इज कि आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स से पैसे लिए और उनको शेयर्स इशू कर दिए। क्यों? आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा यूज किया और उनको शेयर्स इशू कर दिए। तो ये फ्री में थोड़ी मिले हैं, उनका पैसा यूज हुआ है। ठीक है, उन्हीं का पैसा यूज हुआ और पैसे अपने पास रख लिए, उनको क्या मिला? शेयर। बाबा जी का टुल्लू। ऑलराइट, ऑलराइट। बोनस इशू की बात करते हैं। बोनस इशू फिर क्या है? इसीलिए उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व्स। उसको ये वाला प्रॉफिट को इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या बात करते हैं सर? क्या बात कर रहे हो? वही 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 वही। उसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोनस इशू की। रुको, वो एंट्री किधर है? इधर है। कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, नहीं ये नहीं करना है अभी। इशू ऑफ बोनस शेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, इशू ऑफ बोनस शेयर कैसे होता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है कंपनी के बुक्स में, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जब कंपनी बोलती है कि सर पार्टी हो रही है, तो कंपनी पहले डिक्लेयर करती है कि जैसे एग्जिस्टिंग शेयर्स 50,000 है, तो 2:5 पे बोनस शेयर इशू करने वाले हैं। तो कंपनी को पता रहता है कि कितना पैसा वो कैपिटलाइज करने वाली है, तो वो उसको पता है वो अमाउंट कितनी होती है, जो वो अमाउंट कैसे आएगी, दैट विल बी इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने बांटे। कंपनी को वो अमाउंट पता चल गई, मान लो वो आ गई टोटल फेस वैल्यू 2 लाख। ठीक है, कंपनी क्या करेगी? उस पार्टी के लिए फंड इकट्ठे करेगी रिजर्व एंड सरप्लस से, रिजर्व एंड सरप्लस से 2 लाख निकालेगी। क्या एंट्री आएगी? रिजर्व एंड सरप्लस क्रेडिट बैलेंस होता है भाई, तो उसको डेबिट किया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, उसको ट्रांसफर किया जाएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू शेयर होल्डर्स 2 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू बोनस फॉर शेयर होल्डर्स 2 लाख। उसके बाद क्या करेंगे? ये हो गए अपने फंड इकट्ठे, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री ऑफ बोनस। ठीक है, ड्यू एंट्री ऑफ बोनस। फिर अलॉटमेंट ऑफ बोनस में क्या होगा? बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये हो गया शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस का कैपिटलाइजेशन। नेट एंट्री क्या है? रिजर्व टू इक्विटी।
ठीक है, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ बोनस। ये मतलब हो गया पार्टी दे दी, खा पी लिया शेयर होल्डर्स ने। ठीक है सर, ऑल राइट। ये वही नोट्स टू अकाउंट्स बताया कि रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करके इधर ऐड कर देंगे, लिखा हुआ है इतने शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू दिस दिस दिस। ठीक है, चलो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कंडीशन फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। देखो, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, एंड कुछ कंडीशंस का अपन यूज क्वेश्चन आंसर में भी करेंगे जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है? एक तो जो इक्विटी शेयर्स है, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है जिनके ऊपर अपन किसी रेशो में बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं, दे शुड बी फुली पेड अप। ऑलराइट, अगर क्वेश्चन में दिया है कि इतने इक्विटी शेयर्स है 10 ईच के और सिर्फ 6 रुपीज ही पेड अप है, तो आपको उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको एम्प्लाइडली उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप एंट्री डालोगे, आप फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। आप ड्यू एंट्री करोगे, कॉल मंगवाओगे, शेयर्स को फुली पेड में कन्वर्ट करोगे, फिर आप बोनस इशू उस पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी चलो शेयर्स फुली पेड अप हो गए, फिर आपको पैसे इकट्ठे करने हैं। आप एंट्री डालो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। रिजर्व्स बहुत टाइप के हैं आपके पास, कौन सा रिजर्व यूज करोगे ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूं आपको रिजर्व्स की, कौन सा यूज करोगे? CRR, क्योंकि इस रिजर्व के एक दो यूजेस ही होते हैं। आई फॉरगॉट द यूजेस, बट वन ऑफ देम इज यूज टू यूज दिस रिजर्व फॉर बोनस इशू। तो CRR के बिकॉज एक दो यूज होते हैं और ये कहीं यूज नहीं होगा, और तो आप इसको सबसे पहले यूज करके खत्म करो CRR को। उसके बाद अगर बचता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करो। ठीक है, इसके 5 यूजेस होते हैं, उसमें से एक बोनस इशू है, तो CRR के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। उसके बाद अगर फिर भी आपका काम नहीं खत्म होता है तो आप फ्री रिजर्व्स में जाओ। फ्री रिजर्व्स कौन से? द शेयर रिजर्व्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और एनी अदर पर्पस। फ्री रिजर्व्स में भी एक हायरार्की बना लो कि कौन सा यूज करना है, इवन दो देयर इज नथिंग गिवन इन द लॉ, बट यू स्टिल, जो आंसर्स में मोस्टली ICI यूज करती है उस हिसाब से, पहले आप रेवेन्यू रिजर्व यूज कर लो, फिर जनरल रिजर्व यूज कर लो, फिर एनी अदर रिजर्व कोई और नाम दिया है उसको यूज कर लो, फिर लास्ट में एज ए लास्ट रिजॉर्ट अगर आपका अभी भी खत्म नहीं होता है तो आप PNL अकाउंट यूज कर लो। ठीक है, और अभी इन रिजर्व्स में क्या हो सकता है, ये जो इतने रिजर्व के नाम ले लिए, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, इसमें जो अमाउंट है वो कुछ तो कैश वाली होगी, जो कंपनी के पास एक्चुअल में कैश आया था ऐसे रिजर्व में, और कुछ होगी नॉन कैश आइटम। अभी नॉन कैश आइटम कैसी हो सकती है? मान लो आपकी पहले पार्टनरशिप थी और आपने कंपनी, अपन ने चैप्टर किया था ना प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला, सो यू हैड अ पार्टनरशिप फर्म एंड यू डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ, तुम 2-4 बंदे थे, तुमने एक बिजनेस एक्वायर किया और उसको कंपनी जैसे चलाने की सोची। फिर तुमने उसका परचेज कंसिडरेशन पे कैसे किया? अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए एज परचेज कंसिडरेशन, एंड जो वो परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स इशू किए थे, दे वर इशूड एट सम प्रीमियम। तो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और मान लो उसमें से जो अपने पास कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 10 लाख का है, जिसमें अंदर 7 लाख तो वो वाला है जो अपन ने वेंडर को शेयर्स इशू किए थे जिसपे प्रीमियम था, और 3 लाख कौन सा है? जो कैश वाला है। अभी ये जो 7 वाला है, दिस इज अ नॉन कैश आइटम, स्टिल सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐड हुआ है, बट हमारे पास कैश थोड़ी ना आया है, हमने तो बस परचेज कंसिडरेशन की जगह शेयर्स इशू कर दिए प्रीमियम पे, तो ये 7 लाख क्या हुआ? नॉन कैश हुआ। बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए जो रिजर्व्स नॉन कैश वाले होते हैं उसको यूज नहीं करना है, जो कैश वाले होते हैं सिर्फ उनको यूज करना है। ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। सिमिलरली एक रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम का रिजर्व होता है, वह अगर आपकी बिल्डिंग को आप वैल्यू करते हो दोबारा से, और अगर बिल्डिंग की मान लो वैल्यू बढ़ गई, तो आप उस वैल्यू को रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देते हो, जो प्रॉफिट हुआ है आपको। इवन तो आपने बिल्डिंग बेची नहीं है तो आपको कैश में कुछ रियलाइज नहीं हुआ, जस्ट आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, ताकि अगर कभी फ्यूचर में लॉस होता है तो उस लॉस को आप इस बढ़ी हुई वैल्यू के प्रॉफिट से एडजस्ट कर दो, इसलिए आप रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हो। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है तो इट इज अ नॉन कैश रिजर्व, तो आप इसको भी बोनस शेयर की इशू के लिए कभी भी यूज नहीं करोगे। ऑलराइट, ऑलराइट, ये वही अपना फ्लो चार्ट। ऑलराइट, ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करते हैं। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या होता है कि मान लो सर आपकी इशूड कैपिटल थी, अभी आप बोनस इशू कर रहे हो सर, आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल मान लो पहले 80,000 की थी और इशूड कैपिटल 50,000 की थी। आपने डिसाइड किया 2:5 पे बोनस इशू करेंगे तो आपके 20,000 शेयर और इशू हो जाएंगे। टोटल कितना होगा इशूड कैपिटल? 70,000।
ऑथराइज्ड कितना था 80,000, इशूड कैपिटल इज लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल, तो आप आराम से इशू करो, कोई दिक्कत है ही नहीं। बट मान लो क्या हुआ, इशूड कैपिटल एक्सीड्स द ऑथराइज्ड कैपिटल, आपने बोनस शेयर ज्यादा ही इशू कर दिए, उसके कारण ऑथराइज्ड कैपिटल कम पड़ गई भाई इशूड से। तो आप क्या करोगे, आप मान के चलोगे, क्योंकि अकाउंट्स कर रहे हैं कि जो भी नेसेसरी कंडीशंस थी टू ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने की वो हो चुकी हैं, तो आप बैलेंस शीट में या जब भी नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे आप ऑथराइज्ड कैपिटल को उतनी अमाउंट से इंक्रीज करके लिख दोगे। ऑथराइज्ड 80 थी बट इशू 90 हो रही थी, तो आपने ऑथराइज्ड को भी 90,000 करके शो कर दिया। और नीचे ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, अपन ने बोला था ना नोट्स टू अकाउंट्स में अपन क्या लिखेंगे कि बोनस शेयर्स को ब्रैकेट में शो कर देंगे एंड 5 साल तक उनके इशू के बाद, तो ये वो चीज है। ये हो गए, ठीक है, बस हो गया, काफी लंबा चला गया वीडियो बट हो गया।